Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be doing the Unit 4B of your Class 12 NCERT Legal Studies book. Presently, we are doing a one-shot revision series under which we are covering all the chapters of your Class 12 Legal Studies book. इसके अंदर टोटल 14 चैप्टर्स है. 14 के अंदर 7 मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं. वो 7 चैप्टर्स है यूनिट 1, यूनिट 2, फिर उसके बाद में 3A, B, C, D, 3 के अंदर 4 हो गई. उसके बाद में 4A, B मैंने कवर कर दिया है जो एनवायरमेंट लॉ से रिलेटेड चैप्टर था. अब उसके बाद में today we shall be doing the unit 4B. The chapter's name is forms of legal entities. It is more or less a company law lecture. मतलब इंडिया में किस किस तरीके की बिजनेस एंटिटीज होती है. अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आपको अपना चलता हुआ बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उसे किस तरीके से एक्सपेंड करोगे, तो यू हैव टू रजिस्टर इट विद द गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज. मतलब या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करना पड़ेगा या फिर सरकार की बनाई हुई कुछ बॉडीज होती है उनके पास आपको अपनी बिजनेस को या अपनी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है. ठीक है, These are the forms of legal entities that we are going to discuss in this particular chapter. इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 तरीके की लीगल एंटिटीज के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, एंड लॉट मेनी थिंग्स आर देयर. 2 तरीके की पार्टनरशिप के बारे में भी डिस्कशन हो रखा है. वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर फॉर योर सीबीएसई बोर्ड 2026 एंड दिस विल बी रेलेवेंट फॉर द सीबीएसई बोर्ड 2027 एज वेल. इनके सीबीएसई किताब चेंज ना कर दे, वैसे मेरे को नहीं लगता कि किताब चेंज करेगी, तो दिस विल बी रेलेवेंट फॉर द 2027-28 वाला सेशन एज वेल. ठीक है, दिस लेक्चर इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी. आई एम सौरभ राज बिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द कंटेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर. तो कंटेंट के अंदर वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. तो आपके बुक के अंदर एक्चुअली इंट्रोडक्शन दिया हुआ नहीं था. आपका ये जो चैप्टर वो सीधा स्टार्ट हो रहा था विद द टाइप्स ऑफ लीगल एंटिटीज इन इंडिया, बट आई डिसाइडेड टू राइट अ इंट्रोडक्शन माई सेल्फ, क्योंकि आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया तो देना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर है क्या. तो देयर विल बी अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ रेगुलेशन ऑफ लीगल एंटिटीज. उसके बाद में हम सीधा मुद्दे के ऊपर आ जाएंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ लीगल एंटिटीज इन इंडिया. टोटल 6 तरीके की लीगल एंटिटीज इस चैप्टर के अंदर डिस्कस है. सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप. इसके हम सेलिएंट फीचर्स देखेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे. उसके बाद में अगली जो चीज है पार्टनरशिप. यहां पे मेरे को एक एंटर मारना था, मैंने मारा नहीं. तो पार्टनरशिप के बाद में उसके सेलिएंट फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. देन द थर्ड फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटी दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड टुडे इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम एलएलपी भी कहते हैं. इसके हम सेलिएंट फीचर्स देखेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कंपनीज. कंपनीज के अंदर सबसे पहले आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. इसका मतलब ये होता है वो कंपनी जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्लिपकार्ट. उसके अलावा there are certain other companies. अनअकैडमी भी शायद स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है. there are certain companies which are not listed on the stock market. Blinkit is also one of a big example of this particular thing. इनके salient features हम देखेंगे. then we will move towards the public limited companies, the big shot companies which are listed on the stock market like Zomato, Paytm, Tata, Reliance. all these companies जो stock market के अंदर listed है, they are public limited companies. इनके salient features हम देखेंगे. difference between public and private कंपनी हम देखेंगे. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट टाइप ऑफ लीगल एंटिटी दैट इज अ वन पर्सन कंपनी. इसके सेलिएंट फीचर्स और फिर फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन. सो दीज आर गोइंग टू बी द कंटेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर. 40-45 मिनट लगेंगे. ईच एंड एवरी एस्पेक्ट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक विल बी कवर्ड. आई विल आल्सो मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज. ये भी मैं आपको बताता रहूंगा. नाउ स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. तो इंट्रोडक्शन का मैंने आपको बताया था इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2-4 लाइनें इसके अंदर ऐसे ही ऐड कर दी थी. तो व्हेन अ पर्सन प्लान्स टू स्टार्ट अ बिजनेस और एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग वन, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इज चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटी. तो अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर अपने किसी चलते हुए बिजनेस को एक्सपेंड करना है, देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपको किस तरीके की लीगल एंटिटी के रूप में इसे रजिस्टर करना है. जैसे आई स्टार्टेड ए यूट्यूब चैनल. अब 3-3.5 हजार सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं. अगर वैसे देखें तो ग्रोथ ठीक जा रही है. मतलब
एज पर माई व्यू आई एम ग्रोइंग ऑन अ स्टडी पेस। अगर मान लो ये आगे चल के एक अच्छा वेंचर बन जाता है तो इवन आई हैव टू टेक अ डिसीजन कि मैं इसको किस तरीके से रजिस्टर करूं। अभी तो ये एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल है, बट आई वुड हैव टू टेक अ डिसीजन कि सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में रजिस्टर करना है या फिर 1% कंपनी या फिर कोई और चीज, ठीक है। तो या फिर मान लो मैं किसी के साथ पार्टनर कर लूं तो इट माइट बी अ पार्टनरशिप और अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो अ पर्सन हैव टू टेक अ डिसीजन कि किस तरीके का बिजनेस वो स्टार्ट करना चाहता है और उस बिजनेस का लीगल रिकॉग्निशन क्या होगा। The legal structure of a business decides who will own it, who will manage it, how profits will be shared and who will bear the losses, ठीक है। तो जो लीगल स्ट्रक्चर है कोई भी बिजनेस का वो डिसाइड करता है कि उसका ऑनर कौन होगा, उसको मैनेज कौन करेगा, प्रॉफिट्स किस तरीके से शेयर किए जाएंगे और अगर मान लो लॉस हो गया तो वो किसके हिस्से में जाएगा। ये सारी की सारी चीजें एक बिजनेस के अंदर डिसाइड करी जाती है उसके लीगल स्ट्रक्चर के थ्रू, समझ गए। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर कंपनी एज अ लीगल एंटिटी, ताकि हर चीज पहले से ही लीगल डॉक्यूमेंटेशन में हो, हर चीज पहले से ही क्लियर हो। इन इंडिया देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। ईच फॉर्म हैज इट्स ओन लीगल फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, जिसका मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। तो बहुत तरीके की लीगल एंटिटीज इंडिया के अंदर होती है। देयर आर टोटल 6 काइंड ऑफ लीगल एंटिटीज इन इंडिया दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सबके अपने अपने लीगल फीचर्स है, एडवांटेजेस है और लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस भी है, वो सारे भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेशन ऑफ लीगल एंटिटीज इन आवर कंट्री। तो द पर्पस ऑफ रेगुलेशन ऑफ फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटीज इज टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन, मैनेजमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस सच एज कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जो पर्पस है ये रेगुलेशन ऑफ फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटीज का, ये इस तरीके से है कि इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ द कंपनी और एंटिटी, ठीक है, कि उसको क्रिएट किस तरीके से किया जाएगा, मैनेज कौन करेगा और अगर मान लो वो कंपनी या फिर वो बिजनेस बंद करना है तो वो किस तरीके से किया जाएगा, समझ गए। तो दैट इज द मेजर पर्पज कि ये एक आइडिया रहे कि कोई पार्टनरशिप है वो स्टार्ट कैसे होगी, रजिस्टर कहां पे होगी, अगर कोई कंपनी है वो स्टार्ट कैसे होगी, रजिस्टर कहां पे होगी और अगर मान लो आपको कंपनी बंद करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है वो हमें एग्जैक्टली पता चल जाए। ये एक मेजर गोल इसका है, मेजर पर्पस है फॉर द रेगुलेशन ऑफ लीगल एंटिटीज इन आवर कंट्री। उसके बाद में दीज रेगुलेशंस एम टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स लाइक शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स। तो ये जो रेगुलेशंस है, जो सरकार ने रूल्स बना रखे हैं लीगल एंटिटी से रिलेटेड, इसका एक एम है दैट इज टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, शेयर होल्डर हो गए, वो भी एक स्टेक होल्डर है कंपनी के अंदर क्योंकि उनके पास शेयर्स है, या तो हिस्सा ले रखा उन्होंने कंपनी में या फिर अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो कुछ शेयर खरीद रखे हैं। उसके बाद में एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में कस्टमर्स एंड द क्रेडिटर्स, जो लोग पैसा लगाते हैं ना, जो लोग लोन वगैरह देते हैं। एक तो ये गोल हो गया कि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जो भी स्टेक होल्डर्स है बिजनेस के, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना एक गोल हो गया। उसके बाद में दूसरा गोल क्या है, एंड टू इंश्योर द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग ऑफ दीज एंटिटीज विद इन द लीगल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। अब अगला एम क्या है, दैट इज टू इंश्योर दैट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग इज देयर इनसाइड द इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब ये जो बिजनेसेस है इनका फेयर और ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग इंश्योर करता है ये, ठीक है। एडिशनली द लॉ रेगुलेशन ऑफ लीगल एंटिटीज ऑल्सो प्रमोट फेयर कॉम्पिटिशन, प्रिवेंट फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट। तो किसी भी तरीके का फ्रॉड और जो मिसकंडक्ट है उसको ये प्रिवेंट करता है और फेयर कंपटीशन को भी ये कहीं ना कहीं प्रमोट करता है मार्केट के अंदर, समझ गए। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेगुलेशन ऑफ लीगल एंटिटीज इन आवर कंट्री। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द टाइप्स ऑफ लीगल एंटिटीज इन इंडिया। तो आपके चैप्टर के अंदर टोटल 6 तरीके की लीगल एंटिटीज डिस्कस है। सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है ओनली और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। अगर आपने कोई भी पान की दुकान देखी हो या फिर कोई चाय की स्टॉल देखी हो या फिर कोई हेयर सलून देखा हो या फिर कोई किराने की दुकान देखी हो अपने घर के आसपास, दे आर नथिंग बट अ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब उसका एक ओनर होता है जो उस बिजनेस को चला रहा होता है, ठीक है। इट इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस टू स्टार्ट इन आवर कंट्री। सबसे इजी है, कोई ज्यादा कैपिटल वगैरह इसके अंदर नहीं चाहिए होता और जनरली सारे के सारे बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली। उसके बाद में आ जाता है पार्टनरशिप। मतलब दो दोस्तों ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, दैट इज पार्टनरशिप। या फिर 4-5 अलग अलग लोगों ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, दैट इज आल्सो पार्टनरशिप। उसके बाद में वी विल डिस्कस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहां पे अगेन इट इज अ टाइपो,
दिस इज 3 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसके बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। नंबरिंग का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5 एंड दिस इज नंबर 6। यहाँ पे एक छोटा सा टाइपो हो गया था, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फर्स्ट थिंग, सेकंड इज पार्टनरशिप, देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, public limited company and then 1 person company. These 6 legal entities are there in our country that we are going to discuss in this particular chapter. Before starting with the first thing, के लिए एक और announcement था that CLATMAX Tutorials is starting with our own CLAT courses for CLAT 2027 as well as CLAT 2028. तो जो बच्चे अभी 11th के अंदर है या फिर 12th के अंदर आए हैं और जो बच्चे 12th पास करके CLAT के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं, हमारे पास उन सबके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। इनके फीचर्स मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। दे विल बी एक्सपर्ट क्यूरेटेड CLAT कोर्सेज जिसके अंदर लीगल और जीके मैं पढ़ाऊंगा, उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट के सेपरेट मेंटर्स आपके पास होंगे। रोज ऑनलाइन क्लास होगी, संडे विल बी ऑफ, उसके अलावा रोज ऑनलाइन क्लासेस आपकी होगी। पर्सनलाइज मेंटोरशिप, तो इस साल मैंने ऑल इंडिया रैंक 40 जनरल कैटेगरी के अंदर और ऑल इंडिया रैंक 1 ओबीसी कैटेगरी के अंदर दिया, और उसके अलावा भी आई हैव मेंटोर्ड एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री। सो आई एम क्वाइट एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई विल बी लीडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, और कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा, जैसे आपके मॉक टेस्ट हो गए या फिर जो आपकी बेसिक बुक्स आती है या फिर वर्कशीट्स आती है, वो आपके घर पे प्रिंटेड फॉर्म के अंदर डिलीवर करी जाएगी। उसके अलावा अफोर्डेबल प्राइसिंग, ये मेरा एथिक्स के अंदर ही रहा है कि जितने प्राइस आपकी लग रही है आपको उतना ही चार्ज करना है, ठीक है। पैसा कमाना मेन गोल नहीं है, सबसे अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवाना और सबसे अच्छी रैंक्स बच्चों की निकाल पाना हमारा मेन गोल है। अगर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज एक्सेस करने हैं देन यू कैन ऑब्वियसली विजिट टू अवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन दैट इज CLATMAXX, ठीक है। आपको सिंपली ये टाइप करना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। उसके अलावा यू कैन विजिट अवर वेबसाइट दैट इज www.clatmax.com। ये वेबसाइट एग्जैक्टली अगर आप विजिट करोगे तो भी आप हमारे इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, या फिर फ्री रिसोर्सेज वगैरह भी वहां पे काफी हो गए, जैसे क्लैट PYQ हो गए, मंथली जीके कंपेंडियम होगा वो भी फ्री में होगा वहां पे। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन और इंक्वायरी करनी है देन यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, और उसके अलावा जो और कॉन्टैक्ट नंबर्स हो गए मैं आने वाले वीडियोस के अंदर बता दूंगा। सो दीज आर द अनाउंसमेंट फ्रॉम आवर साइड। द प्राइसेस विल बी वेरी अफोर्डेबल, यू विल गेट प्रिंटेड नोट्स at your delivered at your home, you will get personalized mentorship, एक्सपर्ट क्यूरेटेड कोर्सेज एंड आई विल मेक योर शेड्यूल एज वेल, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि कोचिंग्स ध्यान नहीं देती है बच्चों की शेड्यूलिंग के ऊपर, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आई विल मेक योर शेड्यूल्स एज वेल कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आपके मॉक के अंदर मार्क्स वगैरह ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो यू विल गेट प्रॉपर अटेंशन फ्रॉम आवर साइड एंड आवर टीम। सो दैट इज द अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद आवर वीडियो विच वी वर लीगल एंटिटी दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका मतलब होता है ओनली ओनर। इट इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड इज मोस्ट सुटेबल for small businesses especially in their initial year। तो एक काफी पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है, मतलब इंडिया के अंदर लगभग मान लो 95 से लेकर 98% तक बिजनेसेस इसी मॉडल के ऊपर रन कर रहे हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस है ना। एंड मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस इन देयर इनिशियल ईयर्स, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशन कम है और उसके अलावा मतलब ऐसे जो टैक्सेस वगैरह वो भी सेपरेट चार्ज नहीं किए जाते। पर्सनल टैक्स की जो रेट होती है ना, इनकम टैक्स की जो रेट होती है जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के ऊपर लगती है, वही सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर लगती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज फेयरली इजी टू स्टार्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी इन इंडिया। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हिच इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वन पर्सन हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड रिस्क, ठीक है। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस एंटिटी है, इट इज ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। एक इंसान ही इसको ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। जितने भी प्रॉफिट और लॉस या रिस्क होते हैं वो उसी इंसान के ऊपर होते हैं। द वर्ड सोल इंप्लाइज ओनली। सोल का मतलब होता है ओनली और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया इस वर्ड का? दैट इज ओनली ओनर। इट इज द इजीएस्ट type of business to establish or take apart due to lack of government regulation। इसके ऊपर सरकार का जो रेगुलेशन है वो काफी कम है, क्योंकि एक तो मतलब देखो वी हैव गॉट अ राइट टू लाइफ, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसका एक फर्दर इंटरप्रिटेशन निकलता है दैट इज राइट टू लाइवलीहुड। अब राइट टू लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है कि भाई
आपको जाके अपनी कमाई तो करनी पड़ेगी ना, जैसे तैसे पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, तभी आप अपनी जिंदगी जी पाओगे। अब इन चीजों के ऊपर भी सरकार बहुत ज्यादा लीगल रेगुलेशन लगा दे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए अपनी लाइवलीहुड कमाना। जैसे आप कोई भी सब्जी के बाजार के अंदर जाते हो तो यू मस्ट सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर रनिंग देयर ओन सब्जी की दुकान या फ्रूट की दुकान, या फिर कोई नाई है, मतलब बार्बर है जो बार्बर शॉप चला रहा है, सलून चला रहा है, ठीक है। कोई इंसान है जिसको पंचर बनाना आता है तो वो अपनी एक छोटी मोटी मैकेनिक की दुकान चला रहा है। इनके ऊपर सरकार बहुत ज्यादा टैक्सेशन या लीगल रेगुलेशन कर दे तो लोगों के लिए ये काम कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट जॉब और सरकारी नौकरी हर किसी की तो लगती नहीं है। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट गिव लेवरेजेस टू द स्मॉल बिजनेसेस व्हिच आर नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद में देखिए, मोस्ट स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप either stay that way or expand and transition into limited liability entity or a corporation। तो ज्यादातर स्मॉल बिजनेस जो होते हैं वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में ही चालू होते हैं। चाहे से आप एमडीएच का नाम ले लो, एमडीएच इज अ बिग शॉट मसाला कंपनी ऑफ आवर कंट्री, बिकाजी का नाम आपने सुना होगा, या फिर उसके अलावा लॉट मेनी थिंग्स आर देयर, लॉट मेनी बिजनेसेस आर देयर जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में चालू हुए थे और आगे चल के बहुत बड़ी कंपनीज और बहुत बड़े बिजनेसेस बन गए। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पर्टिकुलरली कॉमन इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। जो पर्सनलाइज्ड सर्विसेज के एरियाज है ना उसके अंदर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, हेयर सलून हो गया, रिटेल शॉप मतलब किराने की दुकान जो आप अपनी लोकेलिटी के अंदर देखते हो। तो दिस इज अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप, इजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, लिमिटेड लीगल रेगुलेशन, गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत ज्यादा कम है। सोल का मतलब होता है ओनली, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। इसका वर्ड का मीनिंग क्या आया? ओनली ओनर, दैट पर्टिकुलर पर्सन ओन्स द बिजनेस, मैनेज द बिजनेस एंड ही इज आंसरेबल टू ऑल द लॉसेस एंड ऑल्सो रिसिपिटेंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स दैट द बिजनेस मेक्स। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई है दैट आई हैव कॉपीड, आई गेस इट विल बी विजिबल परफेक्टली ऑन योर मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन। तो यहां पे देखिए, अदरवाइज आप अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ भी इसको रेफर कर सकते हो। तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो नो सेपरेट एंटिटी, ठीक है, तो देयर इज नो डिफरेंस इन द आइज ऑफ लॉ बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस। ठीक है, टैक्सेशन वगैरह के अंदर भी कोई ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं होता है, बिजनेस और ओनर दोनों को एक ही चीज माना जाता है, ठीक है, कानून की नजरों में। उसके बाद में फॉर्मेशन का कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, बिजनेस इज ओन्ड बाय ए सिंगल पर्सन और कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जैसे व्हेन आई स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल तो मेरे को कोई रजिस्टर करवाने की जरूरत थोड़ी है इसको कहीं पे, मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जैसा भी चल रहा है ये मतलब अगर देखो प्रॉफिट देखे जाएगा तो वो प्रॉफिट मेरा, अगर लॉस देखे जाएगा तो वो लॉस भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। दैट इज द सिनेरियो। उसके बाद में नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वन ही है। लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अगर कोई भी लॉस होगा तो उस पर्टिकुलर ओनर को झेलना पड़ेगा, कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो भी उस ओनर को ही मिलेगा। उसके बाद में ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लॉसेस, डेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। प्रॉफिट अगर होता है, इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल द ओनर इंजॉयज ऑल द प्रॉफिट। समझ गए? तो जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो सारे के सारे प्रॉफिट लेके चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही इंसान है जो इस बिजनेस को रन कर रहा है, मैनेज कर रहा है और ओन कर रहा है। उसके बाद में अगला फीचर है कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग इसके अंदर काफी फास्ट होती है और एक तरीके से बहुत फ्लुएंट भी होती है और कॉन्फिडेंशियल भी रहती है, क्योंकि एक ही इंसान है ना डिसीजन लेने वाला। तो कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग इट ऑल्सो लाइज विद द ओनर और द प्रोप्राइटर। उसके बाद में limited life of the business, so as the business is owned and controlled by one person, death, insanity, imprisonment, physical mental incapacity or bankruptcy will have direct impact on the business and lead to its closure। तो क्योंकि इस बिजनेस को एक ही इंसान चला रहा है तो अगर उस इंसान की डेथ हो जाए या फिर वो पागल हो जाए, इंसैनिटी का मतलब तो पागलपन ही होता है, उसको जेल में डाल दिया जाए या फिजिकल या कोई मेंटल इनकैपेसिटी आ जाए तो बिजनेस उस इंसान के काम करने बंद करने के साथ ही वो बिजनेस बंद हो जाता है। इसका कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि ये बिजनेस चलता रहेगा वो इंसान नहीं रहा तो ये बिजनेस उस इंसान के साथ ही बंद हो जाता है। उसके बाद में कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर हम बात करें तो सोल डिसीजन मेकिंग है, एक ही इंसान अगर सारे डिसीजन ले रहा है तो कॉन्फिडेंशियलिटी इसके अंदर काफी हद तक मेंटेन रहती है। ठीक है, सो दीज आर द 8 salient फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है, अदरवाइज इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस
एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहले क्या आता है कि क्विक डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर वो काफी तेज होती है, क्योंकि एक ही इंसान को डिसीजन लेना है, ठीक है। सपोज दैट आई वांट टू स्टार्ट अ क्लैट का छोटा मोटा कोई लेक्चर सीरीज या फिर टॉपर इंटरव्यू सीरीज, ठीक है। मेरे को अपने चैनल के ऊपर कोई भी चीज स्टार्ट करनी है, लीगल की वन शॉट रिवीजन सीरीज को मैं दो पार्ट के अंदर बांटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भाई वन शॉट में वीडियोस ना बना के दो पार्ट के अंदर वीडियोस बनाऊं, या फिर मैं पीवाईक्यूज डिस्कस करूं। ये मेरा डिसीजन है ना, मैंने सोचा, मैंने डिसीजन ले लिया, फटाफट इसके अंदर काम होता है, कोई भी इसके अंदर रोक टोक लगाने वाला नहीं होता है, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहती है, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या करने वाला हूं आने वाले टाइम पे, दैट ओनली आई नो, और ये तभी लीक होगी जब मैं किसी को बताऊंगा, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में ओनर रिसीव्स ऑल द प्रॉफिट्स एंड मेक्स ऑल द डिसीजंस एंड इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंपनी और द बिजनेस एंटिटी। तो जो ओनर है उस पर्टिकुलर बिजनेस का, उसको सारे के सारे प्रॉफिट्स का हिस्सा मिलता है, बिकॉज नोबडी इज देयर हु इज शेयरिंग प्रॉफिट विथ हिम। उसके अलावा सारे के सारे डिसीजन वो ओनर लेता है, और पूरा कंट्रोल कंपनी के ऊपर उस ओनर का ही होता है, मतलब बिजनेस के ऊपर पूरा कंट्रोल ओनर का ही होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज। उसके बाद में अगला एडवांटेज है इजिएस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ओनरशिप टू ऑर्गेनाइज, इट हैज द ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो ये सबसे इजी तरीका है इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का, और उसके बाद में लीस्ट एक्सपेंसिव भी है, मतलब कोई खर्चा नहीं लगता इसके अंदर, कोई लीगल रेगुलेशन इसके अंदर नहीं है। और उसके बाद में फॉर्मेशन और क्लोजर की ईज भी है इसके अंदर। इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड इट इज वेरी इजी टू क्लोज दिस पर्टिकुलर बिजनेस एज वेल, ठीक है। उसके बाद में अगला जो एडवांटेज है दैट इज द बिजनेस डज नॉट पे सेपरेट टैक्सेस, द इनकम पासिस टू द ओनर एंड इज टैक्स्ड एट द ओनर्स टैक्स रेट, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे आई हैव अ मोनेटाइज्ड यूट्यूब चैनल, अगर मैं अपने ही बिजनेस के बारे में बात करूं या फिर अपने ही चैनल के बारे में बात करूं, तो यहां पे देखो YouTube से जो भी पैसा आता है, या फिर नोट्स वगैरह की सेल से जो भी पैसा आता है, या फिर मेंटोरशिप से जो भी पैसा आता है, तो वो पैसा पूरा पूरा मेरा है सबसे पहले तो, ठीक है। उसके अलावा अगली जो चीज है कि जो भी पैसा आएगा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो मेरी पर्सनल टैक्स रेट के ऊपर लगेगा। कोई बिजनेस वाली टैक्स रेट या कॉर्पोरेट टैक्स रेट इसके ऊपर चार्ज नहीं होगी, ठीक है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वो ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी इफ एनीथिंग हैपेंस इन द बिजनेस। तो अगर मान लो बिजनेस के अंदर कोई नुकसान हो जाता है, अगर मान लो आपके घर के पास कोई किराने की दुकान है, ठीक है, नॉर्मल किराने की दुकान है, उसके जस्ट बगल में रिलायंस स्मार्ट खुल गया। एक नॉर्मल किराने की दुकान थी जो अच्छी चलती थी, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप थी, एक ही इंसान उसे चलाता था। अब उसके जस्ट बगल में रिलायंस स्मार्ट खुल गया और लोग अब रिलायंस स्मार्ट जाने लग गए, उस किराने की दुकान को बहुत ज्यादा लॉस होने लग गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है उस इंसान की। ही कैन नॉट स्टॉप मुकेश अंबानी फ्रॉम स्टार्टिंग अ रिलायंस स्मार्ट मार्केट ओवर देयर, ठीक है, ही कैन नॉट डू दैट, क्योंकि वो एक सोल प्रोप्राइटर है, छोटा बिजनेस का ओनर है, वो उनको तो रोक नहीं सकता। तो अगर कोई अब नुकसान हो रहा है तो ऑल द लॉसेस विल बी बोर्न अप बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन ओनली, ठीक है। वो एक ही इंसान सारे के सारे लॉसेस की लायबिलिटी लेता है अगर कोई भी नुकसान हो जाता है तो, ठीक है। उसके बाद में लिमिटेड इन रेजिंग फंड्स एंड नो सेपरेट लीगल स्टेटस, तो इसका कोई अलग लीगल स्टेटस नहीं होता। अगर मतलब ऐसे नहीं है कि कंपनी के ऊपर केस है मेरे ऊपर नहीं है, इस तरीके का सिनेरियो नहीं है। अगर कंपनी के ऊपर या बिजनेस के ऊपर केस हो गया मतलब मालिक के ऊपर केस हो गया। और उसके बाद में फंड्स वगैरह रेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लिमिटेड फंड्स एंड रिसोर्सेज होते हैं। लिमिटेड स्किल्स एंड मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर, तो एक इंसान ही अगर कोई काम कर रहा है, जैसे टॉकिंग अबाउट माय यूट्यूब चैनल, इफ आई एम वर्किंग ओवर हियर देन दैट मींस कि पूरी की पूरी जो स्किल्स है वो मेरी ही इसके अंदर काम आनी है, ठीक है। कोई दूसरा इंसान तो अभी है नहीं, तो अगर कोई दूसरा इंसान आएगा तो हो सकता है वो कुछ स्किल्स लेके आए, बट यहाँ पे तो सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड स्किल्स और मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर होती है, तो इस वजह से एक्सपेंशन थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू द कंपनीज वेयर लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो दीज आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सेकंड एंड वन ऑफ the popular form of business, I won't say most popular but one of the popular form of businesses that exist in our country, that is partnership। मतलब कुछ लोगों ने पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
Indian Partnership Act 1932 is the law governing this particular business entity. It defines partnership as the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. तो यहाँ पे पार्टनरशिप क्या है, जिसमें बहुत सारे लोग एग्री करते हैं टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो या तो सारे के सारे इंसान मिलके चला रहे हैं या फिर कोई एक इंसान उनके बिहाफ पे चला रहा है, ठीक है। तो देयर आर टू एग्जांपल्स, मान लो ए, बी और सी, ये तीन लोग हैं, ये तीनों पार्टनर्स है, 33% के पार्टनर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों अगर मान लो कोई लॉस हो गया, 100 रुपए का लॉस हो गया, तो इन तीनों को 33 रुपीज का लॉस होगा। अगर मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो इन तीनों को 33 रुपीज का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे ऐसा होता है कि ये एग्री करते हैं या तो ये बिजनेस मिलके चलाएंगे या फिर कोई एक इंसान इनके बिहाफ पे चलाएगा। मान लो इन सब ने डिसाइड किया कि सी विल रन द बिजनेस ऑन द बिहाफ ऑफ दीज थ्री पीपल, तो अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो सी की वजह से ही होगा, बट ईच एंड एवरीवन विल बी इक्वल पार्टनर ऑफ दैट बिकॉज इनका एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन में वापस पढ़ लेता हूं, द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all, या तो सारे उस बिजनेस को कैरी आउट कर रहे हैं या फिर कोई एक इंसान उन सबके बिहाफ पे उस बिजनेस को कैरी आउट कर रहा है, और प्रॉफिट का ये जो शेयर है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर्स, तो जो भी इंसान इसके अंदर एंटर करते हैं इनको पार्टनर्स कहा जाता है। कलेक्टिवली इसको एक फर्म कहा जाता है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। और द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज रन इज कॉल्ड द फर्म नेम, ठीक है। ये एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा कि भाई जो लोग पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर रहे हैं उनको पार्टनर्स कहते हैं, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कलेक्टिवली इसको फर्म कहा जाता है, बिजनेस का जो नाम है उसको फर्म नेम कहा जाता है। अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप कैन हेल्प अ बिजनेस सक्सीड बाय अलाउइंग द पार्टनर्स टू पूल देयर लेबर एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे पार्टनरशिप के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज लॉट मेनी पीपल आर देयर, लॉट मेनी पार्टनर्स आर देयर, दे कैन पूल इन देयर लेबर, रिसोर्सेज, कैपिटल। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस है टू डू, लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत आती है, दैट इज रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग। कई बार क्या होता है कि ए कुछ बोल रहा है, बी कुछ बोल रहा है और सी कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो गया तो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है या लैग कर जाती है, दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। In addition to sharing profits, the partner may also assume responsibility of any losses or debts of फ्रॉम द अदर पार्टनर्स। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट तो शेयर होते ही है, प्रॉफिट शेयर होने के अलावा एक और चीज ये है कि जो पार्टनर्स है दे अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द लॉसेज एंड डेट, चाहे से किसी की वजह से भी नुकसान हुआ हो, ठीक है। इन तीनों में ए, बी और सी किसी की वजह से भी नुकसान हुआ हो, भुगतान सबको करना पड़ेगा, दैट इज द सिनेरियो। उसके बाद में इन द केस ऑफ लॉ फर्म्स एंड मेडिकल प्रैक्टिस, ऑफन इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पार्टनरशिप विद अदर एक्सपर्ट्स टू एनहांस नॉलेज एंड ग्रेटर रीच। तो यहाँ पे देखो इट इज वेरी पॉपुलर इन द केस ऑफ लॉ फर्म्स, ठीक है। कोई इंसान है जो टैक्स लॉ के अंदर काफी अच्छा काम कर रहा है, कोई इंसान है जो सिविल लॉज के अंदर, प्रॉपर्टी बैंकिंग डिस्प्यूट्स के अंदर अच्छा काम कर रहा है, और तीसरा इंसान है जो क्रिमिनल लॉ के अंदर काफी अच्छा काम कर रहा है। इन तीनों ने मिलके एक कोई पार्टनरशिप फर्म बना ली तो वो बहुत अच्छी चल सकती है लॉ के फील्ड में। अब अगर हम बात करें, कोई एक इंसान है जो कार्डियक सर्जन है, हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर है, ठीक है। वन पर्सन इज अ न्यूरो सर्जन और अ साइकेट्रिस्ट, वन पर्सन इज रिलेटेड टू ईएनटी, तो ये एक हॉस्पिटल भी स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप मॉडल के अंदर। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद में सम वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ पार्टनरशिप इंक्लूड स्पॉटिफाई, ये तो शायद आप सब सुनते ही होंगे। उसके बाद में गूगल वाज आल्सो अ पार्टनरशिप, लैरी पेज और एक और इंसान है यार जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, इन दोनों के बीच में ये पार्टनरशिप बिजनेस ही था। मैकडॉनल्ड्स हो गया, कोका कोला हो गया, दीज आर सम वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज के डेट में तो ये बहुत बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बन गई है, बट एक टाइम पे ही एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में ही स्टार्ट हुई थी, समझ गए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद, सो गाइस आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द notes and PDFs which I am using for this particular series. So all the notes and PDFs of all 14 chapters will be available for free to you all. ये सारे के सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल होंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। या तो आपको हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, दैट इज क्लैटमैक्स, ठीक है। आप नॉर्मल क्लैटमैक्स भी लिखोगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको हमारा एंड्रॉइड ऐप मिल जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा अगर आपको ऐप का लिंक नहीं मिल रहा है, अगर आप ऐप को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन सिंपली विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.clatmax.com और उसके ऊपर आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा और इन नोट्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। Along with this, we have one another offer for you all, that all the students who are giving their board examination for legal studies will get 20 free tests from our side on our Android application। तो आपको हमारे ऐप के ऊपर 20 फ्री टेस्ट MCQ वाले, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, MCQ वाले टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर वाले तो वही हो जाएगा ना कि चेक कौन करेगा उनको। ऑब्वियसली आई विल मेक स्ट्रेटेजी वीडियोस ऑन लॉन्ग आंसर्स, बट MCQ वाले जो टेस्ट है वो आपके टेस्ट सेक्शन के अंदर 20 टेस्ट फ्री में डले हुए होंगे। दे विल बी एक्सक्लूसिवली क्रिएटेड बाय मी फॉर योर CBSE बोर्ड 2026 लीगल स्टडीज एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी नोट्स और PDF है वो फ्री रिसोर्सेज का एक सेक्शन होगा, उसके अंदर आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होंगे। उसके बाद में भी मैं जो स्ट्रेटेजी वीडियोस जैसे ऑल केस लॉज सारे के सारे एक साथ कंपाइल्ड, सारे के सारे आर्टिकल्स और सेक्शंस एक साथ कंपाइल्ड, इस तरीके की वीडियोस मैं बनाऊंगा आने वाले टाइम पे, वो भी आपको उन PDFs के अंदर ही मिल जाएंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर PDFs होगी, यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ देम ओवर देयर। अगर आपको कांटेक्ट करना और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है CLATMAXX.com, और उसके अलावा हमारा जो ऐप है उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके CLATMAX टाइप करना है। इतना टाइप करने के बाद में आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और उसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो दिस वाज द अनाउंसमेंट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग, दैट इज द सेलिएंट फीचर्स। इसके 2 पेजेस हो गए। तो सबसे पहले क्या फीचर है, दैट इज देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म्स की कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। पार्टनर्स और जो फर्म है उनको कानून एक तरीके से ही देखता है। अगर किसी एक पार्टनर ने कोई गलती कर दी तो सबकी लायबिलिटी एक साथ आती है। उसके बाद में फॉर्मेशन की बात करें तो 2 तरीके हैं। पहला तो तरीका है कि एक पार्टनरशिप डीड बना लो, एक सिंपल सा एग्रीमेंट बना लो और सारे के सारे पार्टनर साइन कर लो। मतलब देखो ABCD 4 पार्टनर्स है, ABC और D, इन्होंने एक एग्रीमेंट बना लिया कि भाई D के पास 20% रहेगा, C के पास 10% रहेगा, B को 50 दे देते हैं, 80 हो गया, A के पास 20% रहेगा, ठीक है। ये इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया। अब इसके बाद में क्या होगा कि आफ्टर दिस एग्रीमेंट दे विल गो टू वकील या फिर कोई भी नॉर्मल लॉयर या एडवोकेट और उसको बोलेंगे कि एक पार्टनरशिप डीड बना दे इस हिसाब से कि A को 20%, B को 50, C को 10 और D को 20, और उसके बाद में ये सारे के सारे उसके ऊपर साइन कर लेंगे। अगर ये करना चाहो तो ठीक है। उसके बाद में एक दूसरा तरीका है, दैट इज रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर रजिस्टर करवाना चाहो तो ठीक है, नहीं करवाना चाहो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। 2 सेलिएंट फीचर्स हम पढ़ चुके हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द अदर सेलिएंट फीचर्स। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। लायबिलिटी की बात करें, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। पार्टनर्स की लायबिलिटी आती है, अगर फर्म को कोई भी नुकसान होता है, फर्म ने कोई भी गलती कर दी तो सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी जनरली आती है। और प्रॉफिट की बात करें तो जो भी म्यूचुअली एग्रीड रेशियो है, जो मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड के अंदर, उस हिसाब से प्रॉफिट वगैरह शेयर हो जाते हैं। कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के अंदर देखो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी स्लो होती है। मान लो 3 पार्टनर है A, B एंड C। अगर मान लो A ने एग्री कर दिया, B ने एग्री कर दिया, बट C मना कर रहा है, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आने लग जाती है। उसके बाद में डिसोल्यूशन की बात करें तो फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द वे ऑफ कंपलसरी डिसोल्यूशन और बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट। तो अगर रजिस्टर करवाया है तो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाके बता दो कि जो भी तरीका है वहां पे डिसोल्यूशन का, वो कंपलसरी डिसोल्यूशन उसे कहा जाता है, तो उस तरीके से डिसॉल्व कर दो या फिर एक एग्रीमेंट नॉर्मल सा साइन कर दो किसी वकील के पास जाके कि हमने ये पार्टनरशिप फर्म चालू करी थी, अब हम ये बंद कर रहे हैं, समझ गए। उसके बाद में कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स, दिस मेक इट पॉसिबल टू यूज लार्जर अमाउंट ऑफ फंड। तो जो भी कैपिटल है वो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और यहाँ पे जो फंड्स है वो थोड़े से ज्यादा होते हैं बिकॉज लॉट मेनी पीपल आर देयर। तो एक इंसान पैसा डाल रहा है, बहुत ज्यादा इंसान पैसे डाल रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत फर्क तो आता है, ठीक है। दीज आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहले देखिए, इजी टू एस्टेब्लिश,
अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो सिर्फ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है, रजिस्टर करवाना चाहो तो ठीक है, ना करवाना चाहो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टनर्स में हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, जैसे मान लो कि कोई हॉस्पिटल खोलना है, कोई एक इंसान है जो दिमाग का डॉक्टर है, कोई एक इंसान है जो हार्ट का डॉक्टर है, कोई एक इंसान है जो ईएनटी का डॉक्टर है, कोई एक इंसान है जो आईज का डॉक्टर है, चार अलग अलग डॉक्टर से मिलके एक हॉस्पिटल चालू करी, तो दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, दैट मींस दे कैन कैटर अ लार्जर पब्लिक, समझ गए। तो इस वजह से ये एक एडवांटेज हो जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स पार्टनर्स की इसके अंदर काम आती है। स्टार्टअप कॉस्ट है वो लो है, मोर कैपिटल इज अवेलेबल बिकॉज लॉट मेनी पीपल आर पुटिंग ऑन द मनी। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखो जॉइंट और इंडिविजुअल लायबिलिटी आ जाती है, अगर मान लो किसी एक पार्टनर ने कोई गलती कर दी तो सबकी लायबिलिटी आ जाती है, ये एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद में प्रॉफिट्स मस्ट बी शेयर्ड विद द पार्टनर्स, डिवाइडेड डिसीजन मेकिंग होती है, कई बार ऐसे होता है कि एक जना एग्री कर रहा होता है, दूसरा जना एग्री नहीं कर रहा होता, इस वजह से डिसीजन मेकिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। बिजनेसेस कैन सफर इफ द डिटेल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट इन प्लेस, तो कई बार ऐसे होता है कि लीगल स्टेटस नहीं दिया गया, डिटेल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया गया, तो बिजनेसेस सफर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, या फिर कोई एक पार्टनर मान नहीं रहा, या फिर एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट नहीं बनाया गया जिसके अंदर सारी चीजें पहले से मेंशन नहीं करी गई और डिस्प्यूट अराइज हो गया। दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं करवाना वो हमने डिस्कस कर लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटी दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम एलएलपी भी कहते हैं। बहुत नया कॉन्सेप्ट है, 2008 के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया था, ठीक है। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई क्लैट की कोचिंग है, वो मेरे को ऑफर करती है कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ, ठीक है। मैंने बोला कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई फंड नहीं है, मैं कोई फंड नहीं लगा सकता। वो कहते हैं कि आप 10% हम आपको दे देंगे। अब 10% के अंदर अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका, अगर लॉस हुआ तो आपको कोई लॉस नहीं देना है, समझ गए। तो आई हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी ओवर देयर, ठीक है, कि मैं 10% का पार्टनर हूं बट सिर्फ प्रॉफिट के अंदर, नॉट पार्टनर इन लॉसेस। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस दैट कंबाइंस बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, समझ गए। अगर मान लो मेरे को ऑफर आता है किसी कंपनी से कि आप 10% पार्टनरशिप ले लो, you will be a partner in profit but you won't be any partner, you won't have any liability in the losses, ठीक है। तो that is limited liability partnership। उसके बाद में देखिए LLP allows members to organize their internal structure based on an agreement। internal structure जो है members आराम से organize कर सकते हैं, कोई नए इंसान को लेके आना है या किसी को हटाना है, आराम से इसके अंदर किया जा सकता है, flexibility इसके अंदर ज्यादा होती है। It is suitable for entrepreneurs, professionals, enterprises that provide services और इंगेज इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिसिप्लिन्स। तो ये किसके लिए सूटेबल है, एक तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, इन द साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिसिप्लिन्स। अब जैसे ये टेक्निकल डिसिप्लिन की बात कर लें या फिर डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डॉक्टर नरेश त्रेहान, who is one of the most renowned cardiac सर्जन ऑफ द होल कंट्री या फिर ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है। अगर मान लो उनको कोई हॉस्पिटल अपने पास लेके आना चाहती है, डॉक्टर नरेश त्रेहान को अपने पास कोई हॉस्पिटल लेके आना चाहती है, उस हॉस्पिटल ने बोला 20% हम आपको दे रहे हैं, प्रॉफिट में 20% आपका, लॉस में आपको कोई बियर नहीं करना और आपको कोई भी फंड भी नहीं डालना, सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो जो हॉस्पिटल है वो खुद करेगा, आपको कोई फंड से इन्वेस्ट नहीं करने हैं, बस आपके नाम को हम यूज करेंगे और उसके लिए हम आपको 20% प्रॉफिट के अंदर शेयर दे रहे हैं। लॉस अगर हुआ तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर मान लो उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो इट विल बी अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर डॉक्टर नरेश त्रेहान एंड इन बिटवीन द डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल, ठीक है। और ये साइंटिफिक और टेक्निकल डिसिप्लिन के अंदर काफी होता है। इट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज एंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन। तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी इसके अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेते हैं
क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो फ्लेक्सिबल रहता है, ऑपरेशंस थोड़े इजी होते हैं, एंटर करना और बाहर निकलना बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब वो होता है जो इंसान किसी फर्म के अंदर पैसे लगाते हैं, समझ गए। सो दिस इज अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सेलिएंट फीचर्स। तो सेलिएंट फीचर्स के अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो सेपरेट एंटिटी नहीं थी, बट इसके अंदर सेपरेट एंटिटी होती है। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। इट हैज द परपेचुअल सक्सेशन, मतलब ये चलती रहती है, ये कंपनी बंद नहीं होती। अगर एक आधे पार्टनर की डेथ हो जाए तो ये कंपनी बंद नहीं होती, बिकॉज पीपल कैन कम, पीपल कैन गो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप। उसके बाद में एनी चेंज इन द पार्टनर शेल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। तो अगर मान लो पार्टनर्स के अंदर कोई भी चेंज होता है या फिर पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज होता है तो कंपनी के एग्जिस्टेंस राइट्स और लायबिलिटीज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आता है। सो दैट इज द वेरी फ्लेक्सिबल एंटिटी दैट इज नेम्ड एलएलपी, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मेशन की बात करें तो एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है नॉन एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इज एंटर्ड बिटवीन द पार्टनर्स और पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर व्हिच डिटरमाइंस द म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लायबिलिटी की अगर बात करें तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी, मतलब जितना आपने एग्री किया है उतनी ही आपकी लायबिलिटी होगी। सपोज दैट डॉक्टर नरेश त्रेहान ज्वाइंस अ हॉस्पिटल और वो कहते हैं कि 20% प्रॉफिट आपका होगा, लॉस में आपका कोई हिस्सा नहीं है। तो अगर मान लो 2 करोड़ का लॉस हो गया तो ऐसा नहीं है कि 40 लाख रुपए डॉक्टर त्रेहान को देने पड़ेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मान लो 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तो 40 लाख रुपए डॉक्टर त्रेहान को मिलेंगे। दैट इज द सिनेरियो। तो जितना आपने एग्री किया है उतना ही आपकी लायबिलिटी इसके अंदर होती है। नो पार्टनर इज लायबल ऑन द अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। अगर मान लो आई एम इनटू एलएलपी और मैं सिर्फ पार्टनर इन प्रॉफिट हूं, अगर किसी ने कोई गड़बड़ कर दी और उसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस हो गया, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आई एम ओनली पार्टनर इन प्रॉफिट, आई एम नॉट पार्टनर इन द लॉसेस। उसके बाद में एन एलएलपी कैन बी स्टार्टेड विथ नो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन की इसके अंदर। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेलिएंट फीचर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एलएलपी आर बेस्ड ऑन अ म्यूचुअली एग्रीड एलएलपी एग्रीमेंट प्रोवाइडिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज। तो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही लिखी हुई होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, पार्टनर्स कैन कम, पार्टनर्स कैन गो, समझ गए। और लोगों की पार्टनरशिप को ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। जैसे पहले कोई इंसान था जो सिर्फ 5% का पार्टनर था, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको 10% भी किया जा सकता है। Cost of registering an LLP is lower than incorporating a public or private limited company। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, एक एडवांटेज है कि इसको रजिस्टर करना थोड़ा सा सस्ता होता है एज कंपेयर टू रजिस्टरिंग अ कंपनी। उसके बाद में पार्टनर्स आर ओनली लायबल टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन और कोई ज्वाइंट लायबिलिटी नहीं है। मतलब मैंने किसी एलएलपी को ज्वाइन किया तो मैं उतने ही चीज के लिए लायबल हूं जितने के लिए मैंने एग्री किया है, समझ गए। और बाकी दूसरे पार्टनर्स ने अगर कोई गड़बड़ कर दी तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सिंपल है एज कंपेयर टू कंपनी। रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी, वोटिंग राइट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स आर क्लियर एंड डिफाइंड इन द एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर जो भी सैलरीज है, पार्टनर्स की वोटिंग राइट्स, मतलब किसका कितना हक होगा डिसीजन मेकिंग के अंदर, और बाकी सारे एस्पेक्ट बहुत क्लियरली डिफाइंड होते हैं इन द एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है। ये एलएलपी जो है इट हैज इट्स ओन लीगल एंटिटी, इट हैज गॉट अ कॉर्पोरेट लीगल पर्सनैलिटी, समझ गए। नहीं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी, सॉरी, ठीक है। इसकी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी होती है, मतलब एक एलएलपी केस फाइल कर सकती है और एलएलपी के ऊपर भी केस फाइल हो सकता है। ऐसा नहीं पार्टनर्स के ऊपर हो रहा है, उस एलएलपी के ऊपर हो रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर केस फाइल हो रहा है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग पार्टनर्स फ्रॉम बीइंग स्यूड फॉर द एलएलपीज डेट्स। तो अगर मान लो कोई एलएलपी डेट के अंदर आ गई तो जो केस फाइल हुआ है वो एलएलपी के ऊपर फाइल हुआ, पार्टनर्स के ऊपर नहीं हुआ। इट इज ऑल्सो वन ऑफ अ बिग एडवांटेज ऑफ एलएलपी। उसके बाद में देयर इज greater flexibility for becoming a partner, leaving और transferring interest in the LLP। तो बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, पार्टनर बनना चाहो तो आप बन सकते हो,
छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो और अपने इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब किसी दूसरे को भी दे सकते हो। जैसे मान लो कि मैं किसी एलएलपी का पार्ट हूं और मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, अब मैंने ऐसे बोल दिया कि मेरा जो हिस्सा है वो मेरा दोस्त संभालेगा, मेरा एक दोस्त है जो उस एलएलपी के अंदर पार्टनर है, मेरी जो भी हिस्सेदारी थी वो उसके पास चली जाएगी, ये भी इसके अंदर किया जा सकता है। देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिटिंग अकाउंट्स एंड एलएलपी कैन रेज फंड्स फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑडिटिंग अकाउंट्स की कोई जरूरत नहीं है, एनुअल स्टेटमेंट तो फाइल करना पड़ता है, एनुअल प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट तो सरकार के पास फाइल करना पड़ता है, पर अकाउंट्स को ऑडिट करवाने की कोई खास जरूरत नहीं है, जो कंपनीज के अंदर एक प्राइम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दीज आर एडवांटेजेस ऑफ एन एलएलपी। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहां पे डिसएडवांटेजेस में क्या है, एक्शन टेकन बाय वन पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर कैन बाइंड द होल बिजनेस। समझ गए? तो यहां पे अगर किसी ने लोगों के कंसेंट के बिना काम कर दिया तो बिजनेस के ऊपर दिक्कत आ जाएगी। पर्सनली केस नहीं होगा बट बिजनेस के ऊपर दिक्कत आ जाएगी। अगर मान लो बिजनेस के ऊपर केस लग गया और कोर्ट ने पूरे बिजनेस पे ही स्टे लगा दिया तो सारे पार्टनर्स का लॉस हो गया ना, तो एक इनडायरेक्ट वे में लॉस हो सकता है, डायरेक्ट लॉस नहीं है, इनडायरेक्ट लॉस है। समझ गए? जैसे आई एम अ पार्टनर इन एलएलपी, मैंने कोई फ्रॉड कर दिया और कोर्ट के अंदर केस हो गया और कोर्ट ने पूरी एलएलपी के ऊपर ही स्टे लगा दिया, तो मेरे जो बाकी पार्टनर्स है दे आर सफरिंग इनडायरेक्टली। केस मेरे ऊपर चल रहा है और एलएलपी के ऊपर चल रहा है, बट दे आर सफरिंग क्योंकि उनका बिजनेस वो एलएलपी था ना, तो उनके धंधे के ऊपर बात आ गई, तो दैट इज अ इनडायरेक्ट डिसएडवांटेज। ठीक है, इन सम केसेस पार्टनर में आल्सो बी पर्सनली लायबल फॉर एलएलपीज डेट्स। द वाइंडिंग अप प्रोसेस इज वेरी लेंथी एंड कॉस्टली। तो इसके जो वाइंडिंग अप प्रोसेस है वो कहां लिखे हुए हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन रूल्स 2012 के ये लॉज है। ठीक है, ये लेंथी भी और कॉस्टली भी है, ये एक डिसएडवांटेज है इसका। दे हैव लोअर क्रेडिट वर्दीनेस कंपेयर टू द कंपनीज की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एलएलपी। उसके बाद में दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, मतलब पैसे है या फिर बैंकक्रप्ट होने वाले हो, और एनुअल रिटर्न भी फाइनल करना पड़ता है जो पार्टनरशिप के अंदर जरूरत नहीं पड़ती। मतलब सरकार को इन्हें एनुअली स्टेटमेंट देना पड़ता है कि बिजनेस में कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ है, ये सारी चीजें इन्हें सरकार को बतानी पड़ती है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनीज होती है जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं होती। ठीक है, इट इज अ पॉपुलर बिजनेस स्ट्रक्चर अमंग ग्रोइंग बिजनेसेस एंड कंपनीज। ठीक है, जो ग्रोइंग बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे ब्लिंकिट हो गया, अनअकैडमी हो गया, ये ऐसे बिजनेसेस के अंदर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी होती है इसकी, और इसका रजिस्ट्रेशन किसके अंडर होता है, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। इट हैज अ सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी, मतलब कंपनी के ऊपर अगर केस हो गया तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के मालिकों के ऊपर भी केस हो गया। समझ गए? उसके बाद में इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी दैट इज ओन्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड रजिस्टर्ड फॉर स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इसके ओनर्स हो सकते हैं 5 हो, 10 हो, 50 हो, कितने भी ओनर्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, एंड इट वर्क्स फॉर अ सिंगल काइंड ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में इट इज अ पॉपुलर चॉइस फॉर स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस विद हाई ग्रोथ एस्पायरेशन। तो स्टार्टअप वगैरह के लिए ये काफी पॉपुलर चॉइस है। एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, फ्लिपकार्ट, फ्रीचार्ज, कैफे कॉफी डे, अनअकैडमी इज आल्सो वन ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, उसके अलावा मैं क्या बता रहा था यार, बार बार जो मैं बताया जा रहा था, ब्लिंकिट जो है, जेप्टो जो है। ठीक है, सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीगल एंटिटी दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेलिएंट फीचर्स इसके देख लेते हैं। तो टोटल 8 सेलिएंट फीचर्स आर रिटन। सबसे पहले है सेपरेट एंटिटी, तो इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट मींस कि जो कंपनी है इसके ऊपर केस हो सकता है और कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है। समझ गए? तो सपोज दैट यू हैव टू यू बाय अ कोर्स विद अनअकैडमी एंड यू आर डिससैटिस्फाइड विद दैट। ठीक है, तो अब जो केस है वो अनअकैडमी के मालिकों के ऊपर फाइल नहीं होगा, वो कंपनी के ऊपर केस फाइल होगा। समझ गए? उसके बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, कंपलसरी है रजिस्टर करना पड़ेगा, और एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दीज आर बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। समझ गए? संविधान होता है ये कंपनी का, ये बनाने पड़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 2 है और मैक्सिमम 200 मेंबर्स इसके अंदर हो
हो सकते हैं। लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एंड शेयर होल्डर इज लिमिटेड। द पर्सनल एंड इंडिविजुअल एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर्स आर नॉट एट रिस्क। तो कई बार क्या होता है, कोई कंपनी डूब गई, जैसे बायजूस डूब गई थी, बायजूस डूब गई इसका मतलब ये नहीं है बायजू रविंद्रन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी टुडे एज वेल, उनके पास आज भी बहुत ज्यादा पैसे हैं, बट वो कंपनी डूब चुकी है। तो यहाँ पे देखो लाइबिलिटी जो है वो कंपनी की आती है, शेयर होल्डर और मेंबर की नहीं आती है। कैपिटल की बात करें तो इट मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ सच अमाउंट विच मे बी प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सरकार एक अमाउंट प्रेस्क्राइब करती है, उतना कैपिटल एक कंपनी के पास होना ही चाहिए, अदरवाइज सरकार उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। उसके बाद में बोरोइंग कैपेसिटी इनकी थोड़ी ज्यादा होती है, जस्ट बिकॉज दे आर मोर रेगुलेटेड। एग्जिट करना इन कंपनी से बहुत ज्यादा इजी होता है, दे कैन बी सोल्ड, या फिर कोई शेयर इसके अंदर बेचना या किसी कंपनी के अंदर शेयर खरीदना, ये बहुत ज्यादा आसान होता है। तो इजी एग्जिट एंड इजी एंट्री, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। और परपेचुअल सक्सेशन, इसका मीनिंग क्या होता है कि कंपनी है वो बंद नहीं होती। अभी देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था, कैफे कॉफी डे नाम का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। इसके मालिक की डेथ हो गई थी, मालिक की डेथ हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बंद हो गई। उनकी वाइफ आज कंपनी चला रही है। राकेश झुंझुनवाला की जिस दिन डेथ हुई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। बिल गेट्स की जिस दिन डेथ हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाएगा। तो इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, समझ गए। सो दैट इज द सिनेरियो एंड द सेलिएंट फीचर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट is public limited company. It is the fifth kind of legal entity. तो as per the section 2 clause 71, ये मेरे को यार लॉ के अंदर सबसे इजी डेफिनेशन लगती है। जितनी भी डेफिनेशन मैंने आज तक देखी है, इससे इजी डेफिनेशन मैंने कोई नहीं देखी, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी क्या है? अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब बेस्ट डेफिनेशन, सबसे इजी। मतलब तीसरी क्लास दूसरी क्लास में भी ऐसी डेफिनेशन आपने नहीं देखी होगी, सेकंड थर्ड क्लास में भी, जैसी सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दी हुई है। पब्लिक कंपनी क्या है? कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, समझ गए, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद में पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड हैज इट ओन सेट ऑफ रूल्स, ऑब्लिगेशंस, रेगुलेशंस एंड लीगल राइट्स। तो ये इसकी भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी होती है। इट इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। अगर मान लो आपने जियो का रिचार्ज करवाया, आपका नेट नहीं चल रहा, you cannot file a case against मुकेश अंबानी, you have to file a case against जियो या फिर रिलायंस, समझ गए। बिकॉज इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसके अंदर मालिक की लाइबिलिटी नहीं होती है, समझ गए। मालिक की लाइबिलिटी नहीं आती है, आपको कंपनी के ऊपर केस फाइल करना पड़ता है और कंपनी भी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है, ठीक है। द ओनर्स रन द कंपनी बट हैव लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर इट्स डेट्स एंड ऑब्लिगेशन। अगर मान लो अडानी साहब के ऊपर बहुत ज्यादा डेट हो गया, तो भाई वो अडानी इंटरप्राइजेस के ऊपर डेट है, गौतम अडानी के ऊपर नहीं है, समझ गए। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनेरियो। दिस लीगल सेपरेशन मेक इट इजियर फॉर द कंपनी टू रेज कैपिटल थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। तो ये अपने शेयर्स पब्लिक को सेल करते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये पैसा बहुत आराम से उठा सकते हैं, कैपिटल रेज करना इनके लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सेलिएंट, मतलब इसका कंटिन्यूड वर्जन है, सेलिएंट फीचर्स बाद में है। द ओनर्स ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर नोन एज शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स। इनको क्या बोला जाता है? या तो शेयर होल्डर बोला जाता है या स्टेक होल्डर बोला जाता है। एंड द ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स नोन एज शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, ठीक है। जैसे मान लो रिलायंस के 100 करोड़ शेयर है, ठीक है, 100 करोड़ शेयर है रिलायंस के। अब उसमें से मुकेश अंबानी साहब के पास मान लो 20 CR है और बाकी नीता अंबानी के पास 10 CR है और 70 करोड़ शेयर्स रिलायंस ने अपने मार्केट के अंदर डाल रखे हैं। अब ये जो 70 करोड़ शेयर है, मान लो एक शेयर 10 रुपए का भी हुआ तो 700 करोड़ तो सीधे रेज हो गए, समझ गए। सो दैट्स द सिनेरियो रिगार्डिंग अ पब्लिक कंपनी की इसके अंदर ये मतलब यूनिट्स के अंदर बांट देते हैं शेयर्स को, बहुत सारे शेयर्स के अंदर यूनिट बांट देते हैं और उनको शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट कर दिया जाता है और जनता उनको खरीदती है, बेचती है, उनके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। दीज यूनिट्स ऑफ ओनरशिप कैन बी हेल्ड बाय मल्टीपल इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस मेकिंग इट इजियर फॉर द कंपनी टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स टू द पब्लिक। तो यहाँ पे देखो कंपनी के लिए बहुत आसान होता है कैपिटल को रेज करना। अपने शेयर बेच दिए जब पैसों की जरूरत हुई और जब पैसे वापस आ गए तो वापस खरीद लिए, स्टॉक मार्केट के अंदर ही तो पड़े,
समझ गए? सो दैट्स द सिनेरियो। तो यहाँ पे बहुत इजी होता है कंपनीज के लिए पैसे रेज करना। द शेयर होल्डर हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंपनी एंड रिसीव डिविडेंड्स फ्रॉम द कंपनीज प्रॉफिट्स। तो जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने रिलायंस का एक शेयर ले रखा है तो मैं मुकेश अंबानी के साथ मीटिंग में बैठूंगा, ऐसे नहीं। जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं दे कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इनको डिविडेंड्स मिलते हैं। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो डिविडेंड्स मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन्हें मिलता है, ठीक है। पॉपुलर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन इंडिया आर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, उसके अलावा रिलायंस, टाटा और ये सब तो है ही, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next thing that is the salient features। तो salient features में सबसे पहले आप देखिए कि separate entity होती है, it has got a artificial legal personality just like a private limited company, जो मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद में formation कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, एमओए और एओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, एक तरीके से कि ये कंपनी किस तरीके से चलेगी ये भी कंपलसरी है। उसके बाद में पब्लिक लिमिटेड कंपनी कुड बी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट एंड कुड बी अनलिस्टेड, ठीक है। इनको आप लिस्ट भी कर सकते हो और अगर आपका मन करे तो आप इससे अनलिस्ट भी कर सकते हो। जैसे ट्विटर कोई टाइम पे लिस्टेड कंपनी हुआ करती थी, बट एलोन मस्क ने उसे जब खरीदा तो ट्विटर का नाम बदल के एक्स कर दिया और उसको अनलिस्ट कर दिया, ठीक है। दिस कंपनी कैन बी लिस्टेड एंड कैन बी अनलिस्टेड एज वेल, समझ गए? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चॉइस। कोई इंसान आके पूरे पैसे दे रहा है, जो भी शेयर होल्डर्स है, अगर उनको बोल रहा है कि आपका शेयर मतलब 10 रुपए का है, मैं 15 दे रहा हूं, ठीक है, तो भाई क्यों नहीं लेगा कोई इंसान, समझ गए? तो दीज कंपनीज कैन बी रजिस्टर्ड ऑन द स्टॉक मार्केट एंड कैन बी अनलिस्टेड एज वेल, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 7 है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट की कंपनी हैज इट्स ओन आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी, सो दैट्स व्हाई लिमिटेड लाइबिलिटी इज देयर। उसके बाद में पब्लिक लिमिटेड कंपनीज रिक्वायर्ड कैपिटल की बात करें तो एक पेड अप कैपिटल होना चाहिए जो सरकार प्रेस्क्राइब करती रहती है टाइम टू टाइम, और वो थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में। इट कैन बी 100 करोड़, 500 करोड़ और मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। उसके बाद में they can release and increase ability to raise capital through stock market by issuing debentures, bonds to the public। तो इनके पास पैसे उठाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ट्रस्ट भी ज्यादा होता है और सरकार का कंट्रोल भी ज्यादा है, तो लोग आराम से ट्रस्ट करके पैसा डाल देते हैं। अब सेलिएंट फीचर्स के अंदर 2-4 चीजें और दी हुई है, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। मतलब देखो टाटा जो कंपनी है वो 1800s के अंदर चालू हुई थी, ठीक है, 1800s के लेट पार्ट में, मतलब 1880 मान लो या 1870 मान लो, इस टाइम पे चालू हुई थी। और रतन टाटा की डेथ अभी हुई है एंड दैट कंपनी इज गोइंग ऑन। द कंपनीज हैज परपेचुअल सक्सेशन। सैमसंग जो है वो लगभग 150 साल पुराना है, नोकिया जो है वो लगभग 150 साल पुराना है, रिलायंस भी लगभग 70-80 साल या 50-60 साल पुराना होगा। तो इनका परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब अगर मालिक की डेथ हो गई तो ऐसा नहीं होता है कंपनी बंद हो जाएगी। और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है क्योंकि देखो पब्लिक के अंदर है, लोग इसका शेयर वगैरह खरीद रहे हैं, समझ गए? स्टॉक मार्केट के अंदर इसका शेयर बिक रहा है, तो सरकार इनको कहती है अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ और अपना एक्चुअल डेटा टाइम टू टाइम पब्लिश करो। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है सरकार की तरफ से, इनको अपने प्रॉफिट्स वगैरह के स्टेटमेंट्स या लॉसेस के स्टेटमेंट्स अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लियरली पब्लिश करने पड़ते हैं बिकॉज पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व ओवर हियर, ओके। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ होता है। दिस इज रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी। अब लास्ट सेलिएंट फीचर है वो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो आप शेयर खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, कंपनी को लिस्ट भी कर सकते हो, अनलिस्ट भी कर सकते हो, तो इट्स ऑल अप टू यू। शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी बहुत ज्यादा आसान इसके अंदर होती है, ठीक है। दिस इज द लास्ट सेलिएंट फीचर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर होते हैं 7, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर होते हैं 2। मैक्सिमम में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो कोई लिमिट नहीं है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर लिमिट है वो 200 की। ट्रांसफर ऑफ शेयर इसके अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता क्योंकि स्टॉक मार्केट के थ्रू कितना भी ट्रांसफर्स हो सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद में इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स। तो यहाँ पे देखो पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक
थ्रू स्टॉक मार्केट, लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द लास्ट फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटी, दैट इज वन पर्सन कंपनी, ओपीसीबी इसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर। इसमें क्या है कि कोई एक इंसान ने कंपनी चालू करी और वो बहुत बड़ी हो गई और वो किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, ठीक है, और बट ही वांट टू इनकॉर्पोरेट इट एज अ कंपनी, नॉट एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसलिए इनको फैसिलिटी दी गई है। कोई एक ऐसे इंसान को, जनरली यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ही ये करते हैं, ठीक है, तो इसको हम वन पर्सन कंपनी कहते हैं। दिस इज अ रीसेंट इन्वेंशन टू फैसिलिटेट एंटरप्रेन्योर्स टू ओन एंड मैनेज कंपनीज अलोन। कोई इंसान है जो अपने आप में ही काफी है, चलती फिरती सेना है, तो ऐसे इंसान के लिए ये एक रीसेंट इन्वेंशन है। सेलिएंट फीचर्स दो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, बाकी अगली स्लाइड के अंदर। तो सेपरेट एंटिटी होती है ओपीसी के अंदर भी, इट हैज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी, मतलब कंपनी के ऊपर केस फाइल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है मालिक के ऊपर केस फाइल हो गया, समझ गए। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, मालिक के ऊपर केस हुआ या कंपनी के ऊपर केस हुआ, एक ही बात है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द ओनर। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू हिज और हर शेयर्स एंड ही और शी इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द लॉस ऑफ द कंपनी। अगर किसी ने कंपनी में पैसा लगाया और कंपनी लॉस में चली गई, ही और शी इज नॉट लायबल फॉर दैट, ठीक है। सो दिस इज द फ्यू सेलिएंट फीचर्स ऑफ वन पर्सन कंपनी। आने वाली स्लाइड के अंदर और सेलिएंट फीचर्स हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन, इट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय ए सिंगल पर्सन, रजिस्टर करवाना जरूरी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो सरकारी रूल एंड रेगुलेशन लगते हैं, वो थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एन इंडिविजुअल कैन फॉर्म अ कंपनी विद सिंगल मेंबर एंड वन डायरेक्टर, द डायरेक्टर मेंबर कैन बी द सेम पर्सन। नंबर ऑफ मेंबर्स एक ही है और मैक्सिमम भी एक ही है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों एक ही है। वन पर्सन कंपनी नाम है तो मेंबर तो एक ही होगा। इजी टू ऑब्टेन फंड्स, क्योंकि ये रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, तो फंड रेजिंग थोड़ी सी इजी होती है, बिकॉज मतलब सरकारी रेगुलेशन इसके ऊपर होता है ना, इसलिए थोड़ा इजी होता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप टू रेज द फंड्स। उसके बाद में इसका भी परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है। इसमें जो इंसान कंपनी को रजिस्टर कर रहा होता है वो एक नॉमिनी अपॉइंट करता है। जैसे मान लो मैंने कोई वन पर्सन कंपनी रजिस्टर करी और मैंने अपनी सिस्टर को नॉमिनी अपॉइंट कर दिया, तो अगर मान लो मेरे कुछ हो जाता है तो मेरी सिस्टर मेरी कंपनी मेरे बिहाफ पे चलाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, यहां पे देखो कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के अंदर होती है। मतलब एक अमाउंट, एक पैसा का अमाउंट आपके पास पड़ा रहना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं है जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के अंदर होती है। तो दिस इज द salient features of one person company। अब मूविंग फॉरवर्ड विद द लास्ट टॉपिक, दैट इज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के अंदर देखिए कि लीगल एंटिटी रेफर्स टू एनी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सच एज ऑब्लिगेशन टू फाइल टैक्सेस एंड इट इज एन एग्जांपल, ठीक है। तो कोई लीगली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसके राइट और ऑब्लिगेशंस प्रॉपर्ली डिफाइंड होते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सारा प्रॉफिट सिंगल ओनर का, सारे लॉसेस सिंगल ओनर के। केस हुआ तो उस इंसान के ऊपर केस होगा, ठीक है, लेकिन वन पर्सन कंपनी में चीज अलग है, ठीक है। सो दैट्स द सिनेरियो। दीज एंटिटीज हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू एग्रीमेंट एज आइदर अ वेंडर और सप्लायर एंड कैन इनिशिएट टू बी पार्टी टू लॉसूट्स इन द कंट्री, लॉसूट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो देखो इनकी कैपेसिटी होती है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के अंदर एंटर करने की, ठीक है। They can sue and they can be sued. They have artificial legal personality as well sometimes, ठीक है, in the cases of one person company, LLP, public limited company, private limited company. The choice of business structure has a major impact on taxes, funding, required paperwork and personal responsibility, ठीक है। तो जो भी बिजनेस आप चूज करते हो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है ऑन द टैक्सेस, फंडिंग, पेपर वर्क। जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पेपर वर्क सबसे ज्यादा है, लेकिन जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे कम है, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। इट इज क्रूशियल टू मेक दिस डिसीजन बिफोर रजिस्टरिंग अ बिजनेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नेम्ड forms of legal entities, the unit 4B. We have already done it.
Now we shall be doing unit 4C, that is criminal laws in India. Thanks a lot for attending this lecture and best of luck for your examinations, upcoming examinations. And I'm recording this particular lecture on the day of Holi. Obviously I will upload it later. मैं 4-5 तारीख को ही upload करूंगा क्योंकि वही festive time पे इतने views नहीं आते. तो happy Holi from my side to all of you. Thanks a lot guys. See you with the next